वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन, रेल सड़क ब्लॉक, आगजनी पत्थरबाजी के बाद बीएसएफ तैनात। तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण पर मार्को रूबियो बोले, मुझे खुशी है वो दिन आया। एस जयशंकर ने कहा, यह बड़ा कदम साबित है। आगरा में करनी सेना की जनसभा, आज भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला, अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी की जंग। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज हनुमान जयंती के अवसर पर वैश्विक, आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस ने हनुमान जयंती समारोह से पहले यातायात प्रतिबंधों और डायवर्जन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें, एडवाइजरी के मुताबिक जमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर में दिन भर बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है। इसके अलावा इलाके में कई जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हनुमान मंदिर से छत्ता रेल चौक तक, एसपीएम मार्ग, शांतिवन चौक से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक, रिंग रोड, सलीमगढ़ बाईपास के पास, आउटर रिंग रोड और नेताजी सुभाष मार्ग जैसे प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा जुलूसों की आवाजाही और भीड़ के आधार पर ओल्ड आयरन ब्रिज, मंकी ब्रिज के नीचे, छत्ता रेल चौक और जीपीओ चौक पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से यह भी आग्रह किया है वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, लाल किला, चांदनी चौक और 30 हजारीकोट की ओर जाने से पहले अपनी यात्रा की योजना तैयार करें और संभावित देरी के लिए तैयार रहें। सड़क पर भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें और सड़क किनारे पार्किंग से बचें। तो दिल्ली में आज हनुमान जयंती के अवसर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हनुमान जयंती समारोह से पहले यातायात प्रतिबंधों और डायवर्जन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। एडवाइजरी के मुताबिक जमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर में दिन भर बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा हर जगह पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इलाके में कई जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, आज हनुमान जयंती के अवसर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और क्या कुछ खास तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, यहाँ पर पूरे देश के अंदर आज हनुमान जयंती जो है वो मनाई जा रही है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तैयारियां जो है वो की गई है। एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं जाम का शिकार जो है वो ना हो सके, क्योंकि जिस तरीके से हनुमान जयंती पर मंदिरों में लोगों की, भक्तों की जाने की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। लोग जो है वो हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली से पूजा अर्चना करते हैं, तो उसी को लेकर लगातार लोगों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो करना पड़ता है। और इसी के लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरा, यहाँ पर जो जाम वाले एरिया है वहां पर लोगों को जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की, तो यमुना घाट पर जिस तरीके से हनुमान मंदिर बना हुआ है वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। और दिल्ली के अंदर तमाम हनुमान मंदिरों की बात करें, वहां पर भी लोगों की संख्या जो है वो आज सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम
तमाम कोशिशें जो है वो की गई है। लोगों को वो अपनी पर्सनल गाड़ियों की ले जाने के लिए भी उनको मना किया जा रहा है, मगर फिर भी लोग जो है वो आज अपनी हम्म। पर्सनल व्हीकल जो है वो इस्तेमाल करेंगे और सबसे ज्यादा फिर जाम की स्थिति जो है वो बनेगी। यहाँ पर बात करें लाल किले की, विजय चौक की और तमाम कैसे रेलवे चौक की और यहाँ तक कि लाल किले के आसपास के तमाम एरियो की, यहाँ पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आएगी। हनुमान कैसे जयंती के मौके पर झांकियां जो है वो भी निकाली जाती हैं, तो और कहीं ना कहीं लोग जो है वो भंडारे भी करते हैं, जिसकी वजह से जाम जो सड़कों पर भंडारे किए जाते हैं उसकी वजह से भी जाम होता नजर आता है। झांकियां निकलती है उसकी वजह से भी जाम होता नजर आता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी करनी है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है उसको लेकर अब आम जनता कितनी जागरूक हो पाएगी और अपने पर्सनल व्हीकलों को कम से कम इस्तेमाल करे ताकि जाम से कहीं ना कहीं बचाव हो सके। 30,000 के रास्तों की बात करें, यहाँ पर भी तमाम रास्ते जो है वो इसी तरीके का देखने वाले हैं। जहां तक कि करोल बाग मंदिर की बात करें, जहां पर 108 फुट हनुमान मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, वहां पर भी इस तरीके की प्रक्रिया जो है देखने को मिल सकती है। और तमाम रास्ते की बात करें, कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर की बात करें, करोलबाग कस्ते हनुमान मंदिर की बात करें, यमुना के हनुमान मंदिर की बात करें, तमाम इस जगहों पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जी, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे राजीव, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर त्योहारों की बात करें तो लगातार लोग जो है वो हनुमान मंदिरों में सजावट की देखने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। हनुमान मंदिरों की बात करें, तमाम मंदिरों की बात करें, वो कहीं ना कहीं सजाए जाते हैं। लोग जो है सबसे ज्यादा पहुंचने की कोशिश करते हैं और हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मंदिरों के अंदर जाकर भगवान को प्रसन्न कर कर कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए मंदिरों के आसपास जो है वो सबसे ज्यादा जाम की स्थिति जो है वो बनती नजर आती है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। तमाम जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस छानबीन भी करती नजर आ रही है ताकि इन इलाकों के अंदर या फिर मंदिरों के आसपास जो है वो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाए, क्योंकि लगातार गाड़ियां खड़ी की जाती है जिसकी वजह से जाम हो जाता है, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। और कैसे तमाम जगहों की बात करें, चाहे वो कनॉट प्लेस की बात करें, करोल बाग की बात करें, यमुना हनुमान मंदिर की बात करें, तमाम इन जगहों पर झांकियां भी निकाली जाएंगी और तमाम एरियो के अंदर झांकियां जो है वो देखने को मिलती है। लोग जो है वो झांकियां देखने के लिए भी सड़कों पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनती है जिसकी वजह से कई बार लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। उसी परेशानी से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही, मगर आज देखना होगा किस तरीके से मंदिरों के अंदर लोगों की आस्था जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरा, झांकियां को देखने के लिए लोग जो है वो उतरेंगे और लोग लगातार कहीं ना कहीं झांकियां सजाई जाएंगी, झांकियां घंटों घंटों तक निकाली जाएंगी, तो पूरे दिन की आज प्रक्रिया जो है वो इसी तरीके की दिखने वाली है। और दूसरा, यहाँ पर लोगों को बचाव करने के लिए भी, यानी कि जाम से बचने के लिए भी दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी, जो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है और जो यमुना के पास हनुमान मंदिर है और तमाम दिल्ली में जितने भी हनुमान मंदिर है राजीव, उसमें क्या कुछ भव्य तैयारियां की गई हैं? क्योंकि हनुमान जयंती की वजह से भक्तों का तांता लगा रहेगा, ऐसे में लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल सकती है दर्शन के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लगातार लोग जो है वो मंदिरों में जाते हैं और सबसे ज्यादा बजरंग बली का आज आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, हनुमान मंदिरों की बात करें, वहां पर लंबी लंबी लाइनें जो है वो भी देखने को मिल सकती हैं और लगातार घंटों की लाइनें के बाद कहीं ना कहीं लोगों का दर्शन होता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी होना पड़ता है क्योंकि जाम की स्थिति भी बनती है, लाइनें जो है वो सड़कों तक आ जाती है। दूसरा, यहाँ पर कई बार तो ऐसे भी हादसे देखने को मिलते हैं कि लोगों की जेब कट जाती है, मोबाइल स्नैचिंग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जेब कतरे या फिर चोरी जगह की भी इन जगहों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से और मंदिर प्रशासनों की तरफ से भी लगातार तमाम सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही जो है या फिर इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है कि इन रास्तों से लोगों को बचना होगा, क्यों अगर इन रास्तों पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं
जाम का शिकार होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से वो घंटों को जाम में फंसते हुए नजर आएंगे। यमुना हनुमान मंदिर की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो जाते हैं, जिसकी वजह से घंटों की जो परिस्थिति जो है बिगड़ती नजर आती है। लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं, भंडारे भी करते हैं, कैसे हनुमान की झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक दिन पहले ही इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि लोग जो है वो इन रास्तों से बचते हुए नजर आए। और दूसरा, जो हनुमान मंदिर के या फिर हनुमान जयंती के दर्शन करना चाहते हैं या उसमें शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है आज पूरी दिल्ली के अंदर किए जा रहे हैं। तो तमाम दिल्ली पुलिस जो है वो आज सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए। और मंदिर प्रशासनों की बात करें तो मंदिर प्रशासन भी अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कुछ ऐसे जाम वाले जो रास्ते जैसे 30 हजारी कोट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, वहां पर हम देखते हैं कि लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। तो आज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ खास वहां पर किया गया है और कितनी मात्रा में ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाएगा, ताकि ये जो लंबी लंबी गाड़ी की जो कतारें लगती है उससे थोड़ा लोगों को राहत मिल सके और लोग वक्त रहते अपने अपने स्थानों पर पहुंच सके? देखिए, यमुना हनुमान मंदिर की बात करें तो वहां के तमाम रास्तों की बात करें, चाहे वो 30 हजारी से जाता हुआ रास्ता हो, आईएसबीटी से जाता हुआ रास्ता हो, तमाम जगहों से कहीं ना कहीं लोगों को बचाव के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली पुलिस के और ट्रैफिक पुलिस के लोग जो है वो उतारे गए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी बैरिकेटिंग लगा के जगह जगह चेकिंग जो है वो करती नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आईएसबीटी की या फिर 30 हजारी रास्ते की, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जाम की स्थिति जो है वो पहले से ही देखने को मिलती है। इसीलिए लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और दिल्ली पुलिस कोई भी जोखिम जो है नहीं उठाना चाहती। इसीलिए तमाम रास्तों पर कहीं ना कहीं लोगों को जाने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो अपने घर से निकलने से पहले ही तमाम रास्तों की जांच जो है वो कर ले, ताकि गूगल की मैप से या फिर कहे वेबसाइट, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से तमाम रास्तों की जांच कर ले, ताकि उनको जाम का शिकार ना होना पड़े। मगर यहाँ पर बात करें आईएसबीटी की, जहां पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिलती है, 30 हजारी रास्ते की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिलती है। यमुना के आसपास की ये एरिया की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जाम की स्थिति देखने को मिलती है। करोल बाग मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जाम जो है वो देखने को मिलता है। और दूसरा, कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर जो सबसे बड़ा माना जाता है, वहां पर भी स्थिति इसी तरीके की देखने को मिल सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। मगर आज देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर किस तरीके से लोगों की जाम से बचाव के रास्ते अपना पाएगी और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पूरी दिल्ली के अंदर लगातार किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, ये जरूर देखना होगा। जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब मंदिर के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो अपनी गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सार्वजनिक परिवहन के। तो आज अगर एडवाइजरी जारी की गई है सार्वजनिक परिवहन ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि लगातार लोग यही प्रायोरिटी देते हैं कि हम अपनी गाड़ी से दर्शन करें, इससे जाम की स्थिति बन जाती है। देखिए, यहाँ पर बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो जिस तरीके से लगातार जाम की स्थिति से बचाव के लिए, क्योंकि हनुमान जयंती पर लोग जो है वो सबसे ज्यादा मंदिरों में जाना पसंद करते हैं और दूसरा वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, इसीलिए अपने पर्सनल व्हीकलों का इस्तेमाल किया जाता है। और सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी यही कहा जाता है कि अपने पर्सनल व्हीकलों का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाए, जिससे जाम जो है वो कम से कम हो सके। मगर यहाँ पर लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकलों का इस्तेमाल करें, 4 व्हीलर की बात करें या फिर 2 व्हीलर की बात करें, तमाम इन गाड़ियों को लेकर लोग जो है आज सड़कों पर सबसे ज्यादा निकलेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की सबसे ज्यादा परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती है। और ट्रैफिक पुलिस जो है जिस तरीके से एडवाइजरी जारी कर रही है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, तमाम जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी, तब भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकलों का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आज सबसे ज्यादा मंदिरों के आसपास की बात करें, कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को गाड़ी या पर्सनल व्हीकलों को वहां पर खड़े होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हनुमान मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पर्सनल व्हीकलों का लोग इस्तेमाल करेंगे और लोग जो है वो मंदिरों तक अपने पर्सनल व्हीकलों के द्वारा आएंगे, तो यहाँ पर भी जाम की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है तमाम कोशिशें करती नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पर बात करें यमुना हनुमान मंदिर की, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम रास्तों की भी जांच की जा रही है, तमाम बैरिकेडिंग की जा रही है, तमाम सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। और यहाँ तक कि अब मंदिर प्रशासन की बात करें तो मंदिर प्रशासन भी अपनी तरफ से
सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो किए गए, मगर फिर भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों की सुबह से ही कैसे मंदिरों में जाने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, और शाम होते होते बहुत ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। जी। क्या इस जारी एडवाइजरी में ये भी देखा गया है कि शोभा यात्रा कब निकले और उसके लिए कोई निर्धारित समय वहां पर निर्धारित किया गया है कि इसी खास समय पर ही शोभा यात्रा निकालने की परमिशन है? देखिए, यहाँ पर बात करें हनुमान जयंती पे, और यहाँ तक कि अब महावीर कैसे महावीर जयंती गई है, दूसरा यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती निकाली जाएगी, तो 3 दिन तक लगातार ये एडवर्टाइजिंग जो है वो जारी रहेगी, और लगातार कोशिशें की जाएंगी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग जारी की गई है, लोग जो है उसका नियमों का पालन जो है वो करें, हम्म। अपने पर्सनल व्हीकलों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, और सरकारी जो व्हीकल है जब उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि जाम से जो है लोगों को राहत मिल सके। मगर जिस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, तमाम जगहों पर व्यवस्था की गई है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी सहयोग करती नजर आ रही है, और यहाँ तक कि इनके साथ साथ होम गार्ड के जवान जो है वो भी लगाए गए हैं, ताकि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला जा सके। मगर आज हनुमान जयंती पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मंदिरों के पास भीड़ देखने को मिलेगी, झांकियां निकाली जाएंगी हनुमान जी की, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तमाम रास्तों को कहीं ना कहीं खाली करना होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को सलाह दी जा रही है कि ट्रैफिक से बचाव के लिए अपने पर्सनल व्हीकलों का कम से कम इस्तेमाल जो है वो किया जाए। मगर आज मंदिर प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता नजर आएगा, क्योंकि लाइनें जो है भक्तों की संख्या ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लाइनें जो है वो सड़कों तक आएंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं इंतजाम जो है तमाम की तरीके से किए जा रहे हैं। जी। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सड़क किनारे पार्किंग से बचने की अपील की गई है। हनुमान जयंती के अवसर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हनुमान जयंती समारोह से पहले यातायात प्रतिबंधों और डायवर्जन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन बाबूजी की जयंती आज मनाई जाएगी। इस अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के प्रांगण में लालजी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह 10 बजे होगा, जहां सभी प्रमुख नेता और अधिकारी लालजी टंडन को नमन करेंगे और उनको जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान का रुख कर लेंगे। जितेंद्र, आज पूर्व राज्यपाल की जयंती मनाई जाएगी, क्या खास तैयारियां की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और लालजी टंडन बाबूजी, जिनको बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है, लखनऊ के चौक से आने वाली ये प्रसिद्ध नेता के तौर पर, जनता के सेवक के तौर पर पहचाने जाते थे। और लालजी टंडन की आज जयंती, और जयंती के अवसर पर आज कार्यक्रम रखा गया है। आशुतोष टंडन और जो कि वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रह चुके, जिनका निधन हो गया था। लालजी टंडन के बेटे हैं, आशुतोष टंडन के बेटे हैं, जो कि अपने दादा की कहीं न कहीं जो जयंती है वो मनाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ के हर जगह में इनकी प्रतिमा लगी है, प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन करने का। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे, और जो व्यवस्थाएं और जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने का काम करेंगे। बाबूजी के साथ जो स्मृतियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर लालजी टंडन रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पुत्र हो आशुतोष टंडन या खुद लालजी टंडन, दोनों ने ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद को कहीं न कहीं संभालने का काम किया। और जाहिर सी बात है कि आज उनकी जयंती है, लालजी टंडन बाबूजी की, उनकी जयंती को मनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे जितेंद्र? देखिए, बहुत से मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मौजूदा समय में मंत्री है, वो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो इसमें शामिल होंगे। सुबह 10 बजे का कार्यक्रम है, और कार्यक्रम में सभी हिस्सा लेंगे, सभी माल्यार्पण पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे, क्योंकि यूपी सरकार में ही जब आशुतोष टंडन के लालजी टंडन के जो पुत्र थे आशुतोष टंडन, उन्होंने
अपने पिताजी की मूर्ति की स्थापना कराई थी हजरगंज चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग में। तब से कहीं ना कहीं लालजी टंडन की जयंती मनाई जा रही है। और क्योंकि राज्यपाल के पद पे हो चाहे वो मंत्री के पद पे हो, लालजी टंडन हमेशा जनता के चाहते बने रहे हैं। और उसी के अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से उनकी दोस्ताना अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन का रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वरिष्ठ नेता के तौर पर भी उनकी जो स्मृतियां हैं वो याद करने का काम किया जाएगा। अगर पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के इतिहास की बात करें जितेंद्र, तो उत्तर प्रदेश के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन हमेशा दोस्त रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी या भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब अस्तित्व विहीनता तब लालजी टंडन लगातार उनका साथ दे रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की सीट से ही चौक से वो चुनाव लड़े थे। और अपनी खड़ाऊ लेकर कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को गुरु मानते थे और उनकी खड़ाऊ लेकर चुनाव पूरा लड़े थे। तो उनकी स्मृतियों में बहुत कुछ है, लखनऊ की जनता को उन्होंने दिया है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर भी अच्छा काम किया है। और हमेशा उनकी स्मृतियों की चौक, लखनऊ के जो चौक जहां उनका निवास स्थान था, वहां की जनता आज भी उनको याद करती है। जो चाहे वो होली का पर्व हो, जब वो उन्होंने यात्रा निकालते थे होली के पर्व पर चौक में पूरी झांकियां निकाली जाती थी, लालजी टंडन ने ही शुरुआत की थी। और उनके कामों को भी लालजी टंडन के कामों को याद किया जाता है। उनका पूरा परिवार कह सकते हैं कि चाहे लालजी टंडन हो या आशुतोष टंडन, उन्होंने हमेशा लखनऊ की जनता का हमेशा काम किया है और प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है। तो उनकी स्मृतियों को आज भी लोग दिल में बसाए रखे, लोग याद करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं जितेंद्र, तो उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते जहाँ भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं, क्योंकि फायर ब्रांड नेताओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है और सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के प्रिय है। तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। उत्तर प्रदेश के मुखिया है तो उसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन बाबूजी की जयंती आज मनाई जाएगी। आपको बता दें, इस अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के प्रांगण में लालजी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह 10 बजे होगा। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। अब तक राज्य में लगभग 8% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है, जबकि 2% लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लाभार्थियों को डिपुओं में सस्ता राशन मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राज्य की किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर ई-पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी पूरी करने की सुविधा दी है। इसके अलावा लोकमित्र केंद्रों और वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भी फिंगरप्रिंट, आइरिस या फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। साथ ही एंड्रॉइड मोबाइल ऐप ई-केवाईसी PDS-HP के माध्यम से भी लाभार्थी घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। आपको बता दें, 98% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जा चुकी है, जबकि मात्र 2% लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं लाभार्थियों को डिपुओं में सस्ता राशन मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन भी अपनी सक्रिय भूमिका में नजर आएगा। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक की है, जिसमें यह तय किया गया कि पूरे यात्रा रूट पर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। इन कार्यकर्ताओं का उद्देश्य होगा कि यात्रा मार्ग पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भाजपा कार्यकर्ता यात्रियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों से भी संपर्क कर यात्रियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। संगठन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रा पूरी तरह सुचारू और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, जिसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। देखिए, आज भी चारधाम यात्रा के संदर्भ में जहां सरकारी दृष्टिकोण से समीक्षा होती है, मुख्यमंत्री लगातार सब प्रकार का उसका व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर प्रकार का विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन संगठन की दृष्टि से भी हम लोग आज बैठे थे, पर्यटन मंत्री के साथ हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं और आज हमने अपने सुझाव भी सरकार को दिए हैं और यात्रा निर्विघ्न हो, व्यवस्थित हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी हमने कुछ चर्चा की है। मुख्य रूप से यात्रा के वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित कर दिए जाए, उन पर जहाँ जहाँ वैकल्पिक मार्ग बने उसकी सूचना ठीक प्रकार से हो। हर राज्य में जहाँ से यात्री आ रहे हैं उनको उनकी भाषा में, जहाँ हम लोग बहुत प्रकार की गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं, वही साथ साथ
हमारे उत्तराखंड के यात्रा, चार धाम यात्रा में और कितने धार्मिक स्थल है उसकी भी जानकारी वहां तक पहुंचे। जो यात्री आए वो केवल 10-11 दिन के लिए ना आए, बल्कि 15 से 20 दिन तक वो उत्तराखंड की सुंदर वादियों में रहे, जहाँ वो धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी यात्रा को सफल बना सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से संवाददाता अभिनव नायक का रुख कर लेंगे। अभिनव, अब बीजेपी अपने संगठन को कैसे मजबूत करे, इसके लिए चारधाम यात्रा में सक्रियता निभाने की जो जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है, ये पूरे जोरों शोरों पर है। फातिमा, अगर बात करें तो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान जो है भाजपा संगठन अब अपनी सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो इस बारे में जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद है महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने कहा भी है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो है उन्होंने एक बैठक भी की थी इसी को लेकर, और पूरे यात्रा रूट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। और अगर बात करें तो जो यात्रा मार्ग है उन पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भी अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो वो उससे निजात दिलाएंगे। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी को इस बाबत पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी कर दिए हैं। और अगर बात करें तो वो यात्रियों से जो है बेहतर संवाद स्थापित करेंगे और उनकी हर समस्या के निराकरण के लिए जो है आगे रहेंगे। और अगर बात करें तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं अधिकारियों से भी इस बात पर संवाद करेंगे और उनके माध्यम से जो है यात्रियों को भी सहयोग करेंगे। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यह एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि अभी तक जो है जितनी भी चारधाम यात्रा हुई है उसमें इस तरह से किसी पार्टी के पदाधिकारियों का जो है इनिशिएटिव लेना दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अब जो है जो महेंद्र प्रसाद भट्ट है उन्होंने सभी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी करे हैं और यात्रा मार्गों पर बदल बदल कर रोटेशन वार ड्यूटी उनकी लगाई जाएगी। और अगर बात करें तो जो यात्रा है वो निर्विघ्न रूप से जो है संपन्न हो सके, यही उद्देश्य सरकार का भी है और बीजेपी पार्टी का भी है। और अगर बात करें तो यात्रा के दौरान लगभग जितने भी 6 महीने यात्रा चलती है तो उसी दौरान जो है लगभग जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के जिनकी वहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी वो अपनी ड्यूटी का जो है वहां पर निर्वहन करेंगे और किसी भी श्रद्धालु को यदि कोई दिक्कत है तो उसकी शिकायत का जो है वहां पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जी फातिमा, ये जो रूट है ट्रैवल, जहाँ पे ट्रैवल करके चारधाम यात्रा को संपन्न किया जाएगा अभिनव, तो कितने कार्यकर्ताओं को वहां पर तैनात किया जाएगा? इसके लिए कोई टीम बनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर सभी की ड्यूटीज लगाई जाएंगी तो ये रोटेशन वार होगी। रोटेशन वार के तहत जो है वहाँ पर बदल बदल कर ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं किया गया है कि कितने कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, लेकिन एक सीमित संख्या में जो है वहाँ पर रोटेशन वार सभी कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा ताकि जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं या फिर कहीं और जो जिले हैं उनसे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर किसी श्रद्धालु को कोई खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो यह यात्रा रूट पर उनकी मदद करेंगे और उनकी समस्या से निदान दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। और इस बार अगर देख सकते हैं कि जिस तरह से चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू हो रही है तो अभी तक मान के चलें कि कई लाख रजिस्ट्रेशन जो है हो चुके हैं और पिछले वर्ष जितने श्रद्धालु आए थे तो कहीं ना कहीं यह रिकॉर्ड भी टूट सकता है। और अगर बात करें तो इस बार जो है जो बीजेपी संगठन है उसने ये नया इनिशिएटिव लिया है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनके पदाधिकारी खुद यात्रा मार्गों पर रहेंगे, वहाँ पर मुस्तैद रहेंगे और जो भी श्रद्धालु है उनकी कोई अगर दिक्कत है तो उसका वहाँ पर तुरंत निराकरण करेंगे। जी फातिमा, मतलब कुल मिला के अभिनव, अगर चारधाम यात्रा से हम बीजेपी संगठन को जोड़ने की कोशिश करें तो बीजेपी एक तीर से दो निशाने करना चाह रही है, यानी कि चारधाम यात्रा भी पूरी तरीके से संपन्न हो जाए और जो संगठन बूथ स्तर पर और कार्यकर्ताओं में जो एक संगठनात्मक रूप से तैयारी है उसको भी पूरी तरीके से जोर देना चाह रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बीजेपी का जो संगठन है वो अपनी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने साफ कहा है कि एक तीर से दो निशाने भी साफ कह सकते हैं कि वाकई में यह अपने आप में सही कही जाने वाली कहावत है। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बैठकें भी हो रही हैं और अब खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं यह एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार भी बीजेपी जो संगठन है उसको लेकर करता है और सरकार की जो कामकाज है उसको लेकर करता है। कहीं कहीं अब जो यात्री हैं जो उत्तराखंड में आएंगे, चारधाम यात्रा में आएंगे, उन्हीं की सेवा के लिए जो है अब संगठन आगे आया है और यात्रा मार्गों पर जितने भी यात्री आएंगे कोई दिक्कत परेशानी अगर उनको होती है रहने में या फिर ठहरने में, कहीं ना कहीं खाने पीने में, तो उन सभी को लेकर इनके पदाधिकारी जो हैं वो मदद करेंगे और लगातार उत्तराखंड में जब तक 6 महीने यात्रा रहेगी
तब तक यह वहाँ पर इनकी रोस्टरवार ड्यूटी लगेगी और यह बदल बदल कर अपनी वहाँ पर सेवाएं देंगे। जी फातिमा। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले बार तो जितने नहीं पहुंच पाए थे वो सारे इस बार कोशिश करेंगे पहुंचने की। और जानकारी दीजिएगा अभिनव कि अब तक कितने पंजीकरण ऑनलाइन कंप्लीट हो चुके हैं? फातिमा, अगर बात करें तो अभी तक जो है 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से हो रहे हैं। और अगर बात करें तो पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं ना कहीं यह रिकॉर्ड भी इस बार टूट सकता है। जिस तरह से श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा में अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो एक मान के चल सकते हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड सरकार की भी रीढ़ है। और जिस तरह से चारधाम में आने वाले श्रद्धालु हर वर्ष उनका आंकड़ा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष जो है पिछले वर्ष का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देगा। और अभी चारधाम यात्रा चलने में थोड़ा समय बाकी है, तो मान के चल सकते हैं कि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए होंगे। और जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आना चाहेंगे वो आएंगे। और लगातार जिस तरह से यहाँ पर हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चलती है, क्योंकि जो सिख परिवार है, सिख परिवार के जो लोग हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जो है जल्द ही शुरू होगी। तो हेमकुंड साहिब में भी आने वाले सिख श्रद्धालु वहां पर जो है रिकॉर्ड तोड़ आने वाले हैं। जी फातिमा। तो इससे उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति पर कितना फायदा पड़ सकता है अगर रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे, क्योंकि 6 महीने ये यात्रा चलती है अभिनव? जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा रीढ़ है, तो ऐसे में मान सकते हैं कि यहाँ की जो आर्थिकी है चारधाम यात्रा पर ही टिकी हुई है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि ये काफी बेहतर और उत्तराखंड सरकार के लिए काफी अच्छी मदद इस चारधाम यात्रा से हो सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा 6 महीने चलती है और यहाँ पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि यह सरकार के लिए भी जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। और चारधाम यात्रा में हर वर्ष कई लाख श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, सभी की जो है आस्था का केंद्र है यह चारों धाम। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5वां धाम जो है हेमकुंड साहिब, वहाँ पर भी जो है सिख परिवार और सिख श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है आर्थिकी उत्तराखंड सरकार की काफी बेहतर हो सकती है। और चारधाम यात्रा में लगातार हर वर्ष श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो अपने आप में यह एक सराहनीय कदम है। जी फातिमा। कार्यकर्ताओं की तैनाती के अलावा और क्या कुछ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक में खास देखने को मिला है? क्या कुछ और उन्होंने संदेश दिया कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वह अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, इसी को लेकर जो है पार्टी के जो है जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक भी ली है। और उन्होंने कहा है कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो वो वहां पर उसका समाधान करेंगे। रोस्टर वाइज उसकी ड्यूटीज लगाई जाएंगी। और इसी तरह की अभी जो है एक और बैठक हो सकती है बीजेपी संगठन की तरफ से, ताकि वह एक बार फिर से फीड किया जा सकता है कि किन की वहां पर ड्यूटीज लगाई जाएंगी, किस तरह से जो है पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। हालांकि जिस तरह से कल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और राज्यसभा सांसद है महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है संगठन एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा है और जिससे एक नया फीडबैक भी सरकार की तरफ से न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में जाएगा। और इस तरह की जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के हित में या फिर संगठन के हित में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने वाले हो सकते हैं। जी फातिमा। मौसम भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी इस पूरे यात्रा में, उसके लिए क्या तैयारियां अभिनव? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम हर वर्ष और हर बार कहीं ना कहीं पलटता है, मौसम जो है बड़ी चुनौती हमेशा से बना रहता है। ऐसे में अगर बात करें तो मौसम को लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही है। लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के अंदर लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठकें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी अपनी पूरी टीमों के साथ वहाँ पर मुस्तैद रहेगा। आपदा मित्र भी वहाँ पर रहेंगे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी रहेंगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड में हर वर्ष आपदाएं आती हैं, तो ऐसे में जो है सरकार भी इसको हल्के में नहीं ले रही है और सरकार की भी लगातार बैठकें चल रही है और पूरी तैयारी जो है सरकार की आपदा को लेकर हो चुकी है। जी फातिमा। बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन भी अपनी सक्रिय भूमिका में नजर आएगा। आपको बता दें इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक की है, जिसमें यह तय किया गया है कि पूरे यात्रा रूट पर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार शाम को अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जब दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चली, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति की चेतावनी दी है और दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और 40 से
80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 15 से अधिक उड़ानों को डायवर्ट किया गया। एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल ने शाम 7:15 पर एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेंगे। अंबुज, कल जिस तरीके से दिल्ली में शाम में मौसम देखा गया, इसकी वजह से उड़ानें भी डाइवर्ट की गई है। अभी सुबह से किस तरीके का मौसम है राजधानी में? आज फातिमा जी, आज बात की जाए तो शुक्रवार की शाम होते होते ऐसे ही शुक्रवार को भी सुबह से धूप निकली थी, लेकिन दोपहर के 4 बजे के बाद से अचानक से मौसम में बदलाव आने लगा, बादल छाने लगे और उसके साथ ही आंधी के साथ साथ बारिश भी होने लगी, जिसके चलते अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे यह संभावनाएं जताई जा रही है कि आज भी शनिवार को ऐसे ही मौसम में बदलाव आएगा। और आंधी और बारिश की वजह से दिल्ली की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद और नोएडा और गुड़गांव समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं पर पेड़ गिरे, किसी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और वहीं पर दिल्ली में एक मौत भी बताई जा रही है। एक 6 मंजिला इमारत बन रही थी और वो इमारत गिरने से एक उसमें बुजुर्ग की मौत भी हुई है। तो ऐसे में यह अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी ऐसे ही मौसम फिर बना रहेगा। वहीं अगर बात की जाए 13 से 16 के बीच में, तो आईएमडी के अनुसार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि 13 से 16 के बीच में दोबारा से गर्मी पड़ेगी और लू चलने की संभावना है। वैसे में अचानक से हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी नुकसान देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुआवजा का भी ऐलान किया गया है। क्योंकि फातिमा जी अगर बात की जाए तो किसानों का जो फसल है वो खेतों में पक कर तैयार है, कुछ फसल कटी हुई भी पड़ी हुई है। ऐसे में ओला पड़ना और बारिश पड़ना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी मार है, क्योंकि एकदम से फसल आने को तैयार है, उस समय इस तरीके से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुश्किल भरा रहेगा। जी, धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर एक बार फिर से मुश्किलें देखने को मिल सकती है। कई उड़ानें आज भी क्या लेट होने की संभावना है अंबुज? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए कि कल एक्स पर पोस्ट जारी गई उसमें 15 से अधिक उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं एक मुंबई से दिल्ली आ रही उड़ान को जयपुर में रोका गया है। ऐसे ही जगह जगह पर क्योंकि धूल भरी आंधी आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और रफ्तार हवा की भी काफी थी, तो इसको लेकर के जो एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वहाँ पर उड़ानें नहीं आ पाई, तो उनको डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में आज भी यही संभावनाएं जताई जा रही है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कि शाम के समय फिर से वही मौसम बनेगा, तो जिसके चलते आज भी यही उम्मीद है कि फिर से फ्लाइटों को डाइवर्ट किया जा सकता है। पहाड़ी राज्यों में अगर हम बात करें तो बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। यही कारण है कि राजधानी दिल्ली में भी मौसम इस तरीके का बना हुआ है। और 16 तारीख के बाद किस तरीके का मौसम बना रहेगा अंबुज, इसके बारे में क्या जानकारी है आईएमडी की तरफ से? बिल्कुल, आईएमडी की ऐसी चेतावनी जारी की गई है कि जिस तरीके से जो अचानक से वेदर बदल रहा है उसको लेकर के इस बार गर्मी भी अधिक पड़ेगी। तो 16 तारीख के बाद में लू चलने की संभावनाएं जताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में लू चलेगी। और वैसे मौसम चाहे वो पहाड़ों की बात की जाए या मैदानी भागों की बात की जाए, तो अचानक से मौसम में बदलाव आ रहा है। तो इसका यही अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 में अत्यधिक गर्मी भी पड़ेगी और अत्यधिक बारिश भी आएगी। जैसा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल गर्मी भी अधिक रहेगी, बारिश भी अधिक रहेगी और सर्दी भी अधिक रहेगी। तो ऐसे में यही अनुमान मौसम वैज्ञानिकों का है कि आने वाला जो 16 अप्रैल है उसके बाद में दोबारा से दिल्ली के अंदर गर्मी जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी होगी और लू चलने की भी संभावना है। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या तैयारियां? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार ने पहले ही लू के चलते अल्टीमेटम सरकारों को दिया था और ऐसी उन्होंने गाइडलाइन भी के अंदर अच्छे से व्यवस्थाएं की जाए, जिससे लू से चलते जो भी मरीजों में बढ़ोतरी होगी उनको अच्छे से देखभाल अस्पतालों में की जाए। तो ऐसे केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई। दिल्ली अपने अस्पतालों में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से रेखा गुप्ता द्वारा अस्पतालों की देखभाल की जा रही है कि कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है। तो ऐसे में दिल्ली पूरी तरीके से तैयार
होती नजर आ रही है कि आने वाले समय में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो दिल्ली के अंदर अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, और तमाम लोग जो लू के शिकार हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उसके लिए क्या कुछ सरकार ने एडवाइजरी जारी की है? सरकार के साथ साथ मौसम वैज्ञानिकों का भी यही अनुमान है कि जिस तरीके से लू चलती है और लू का जो खतरा है, अधिकतर उनका मानना है कि जो 12 बजे से 4 बजे तक अगर आवश्यकता नहीं है तो घर से निकल भी रहे तो समय समय पर पानी या फिर ऐसा लिक्विड जरूर यूज करें जिससे कि आपके जो शरीर में है ना वो तरलता बनी रहे, जिससे अगर लू का खतरा बढ़ता है तो आपके शरीर पर उसका कम असर देखने को मिले। अगर ऐसे में अगर आपको डिहाइड्रेशन की कोई दिक्कतें हो भी रही हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। ऐसा सरकार की तरफ से और साथ ही मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है कि अगर आप तो लू के समय पर घर से बाहर न निकले। आज किस तरीके का मौसम देखने को मिल सकता है शाम तक राजधानी में? जी बिल्कुल, अभी सुबह से बात की जाए तो सुबह से धूप खिली हुई है, लेकिन दोपहर के बाद जैसे कल शुक्रवार की अगर बात की जाए तो 4 बजे के बाद अचानक से मौसम में बदलाव आया। वैसे ही आज भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से संभावनाएं जताई गई हैं कि जो शनिवार का जो दिन है, शनिवार के दिन में जो शाम का जो समय रहेगा, शाम के समय में अचानक से बादल के साथ साथ आंधी और तूफान आने की भी संभावनाएं दिल्ली के अंदर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बताई गई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं खासतौर की कल की, तो कल गाजियाबाद और नोएडा में भी काफी पेड़ गिरे, कुछ गाड़ी की भी खबर आई है, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा में कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली के अंदर एक बुजुर्ग की मकान गिरने से बात की जा रही है। वहीं गुड़गांव में भी कई जगह पर ऐसे पोल है, वो पोल गिरे हैं, कहीं पर पेड़ गिरे हैं। तो ऐसे में शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन भी यही चेतावनी जारी की गई है। तो उसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर आवश्यक नहीं है तो आंधी के समय पर अपने घर से ना निकले। इससे किसानों को काफी नुकसान हो सकता है अंबुज, अगर देखें तो, क्योंकि बिन मौसम बारिश है, ओलावृष्टि भी जारी है, और इस तरीके से अगर आंधी चलेगी तो जो फसलें पककर तैयार हैं निश्चित रूप से वहां पर नुकसान तो होगा। हाँ बिल्कुल, फातिमा की बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश बिहार की, और जहाँ पर अधिकतर गेहूं की फसल ज्यादा होती है, तो गेहूं की फसल एकदम से पककर तैयार खेत में कट कर पड़ी हुई है, कुछ निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर बारिशों के साथ साथ ओला भी पड़ रहा है तो वैसे उन किसानों को काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब खेत में फसल पककर खड़ी हुई है और उस समय पर अगर बारिश पानी पड़ता है तो उससे जो गेहूं है, गेहूं की फसल में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया कि जिनके यहाँ पर ज्यादा ओलावृष्टि हुई है या ज्यादा बारिश हुई है तो नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये किसानों को के ऊपर एक तरीके से कहर है कि जिस तरीके से फसल पककर तैयार है और घर में आने की बिल्कुल तैयारी किसान कर रहे हैं, और वैसे में ओलावृष्टि और बारिश होने से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है किसान। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर कल शाम में राजधानी दिल्ली में देखा गया है। आपको बता दें अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। आज भी मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति की चेतावनी दी है और दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 49 में एमएस चंडी मंदिर तक 800 मिलीमीटर आईडीएमएस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के चलते चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच सफर करने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीर बाबा दरगाह के पास चंडीगढ़ पंचकुला हाईवे की ओर जाने वाली सड़क आज सुबह 10 बजे से लेकर 13 अप्रैल रात 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगी। यानी ये प्रमुख मार्ग 36 घंटे तक यातायात के लिए पूरी तरह प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने जनता से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और कार्य में सहयोग करें। हालांकि यह प्रोजेक्ट शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक को लेकर असुविधा से इनकार नहीं किया जा सकता। सेक्टर 39 से एमएस चंडी मंदिर तक 800 मिलीमीटर आईडीएमएस पाइपलाइन बिछाने का काम चंडीगढ़ में तेजी से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें इस मेगा प्रोजेक्ट के चलते चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच सफर करने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीर बाबा दरगाह के पास चंडीगढ़ पंचकुला हाईवे की ओर जाने वाली सड़क आज सुबह 10 बजे से लेकर 13 अप्रैल रात 10 बजे तक पूरी तरह से बंद रहने वाली है।
यानी ये प्रमुख मार्ग 36 घंटे तक यातायात के लिए प्रभावित रहेगा। आपको बता दें, नगर निगम ने जनता से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और कार्य में सहयोग करें। हालांकि यह प्रोजेक्ट शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी का रुख कर लेंगे। अमित, ये जो पाइपलाइन बिछाने का काम आज से शुरू किया जा रहा है चंडीगढ़ में, इससे निश्चित रूप से जो जल आपूर्ति है उसको तो मिलेगी ही मजबूती, लेकिन यहाँ जो यातायात प्रभावित होगा उसको लेकर क्या कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए चंडीगढ़ में पिछले लंबे अरसे से जो थी एक पाइपलाइन का जो है काम जो है उसको शुरू करना था, जिसके चलते जो है आज से तो ये कार्य जो है बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और इसमें जो है आज से अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, जो लोग पंचकुला के लिए जाते हैं उनको थोड़ा मुश्किलों का सामना करना, यातायात जो है इसमें थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो है करीब बता दिया गया था कि जो एरिया है पंचकुला के लिए जाता है, तो उनके लिए साफ साफ से कह दिया गया था कि थोड़ा सा जो है या तो एरिया रिवर्ट जो है कर लिया जाए, तो जिसके चलते लोगों को जो है मुश्किलों का सामना न करना पड़ सके। तो खुद से जो है लोगों को जो है काफी फायदा भी आने वाले दिनों में मिल सकता है, और पानी की जो थोड़ी बहुत भी समस्या गर्मियों में आती है वो भी इससे मिल जाती है। क्या इसके लिए लोगों को पहले से बताया जा चुका है कि कोई वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि खासकर अगर जो बल्टाने वाला जो एरिया है या तो आप उस साइड से जो है बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही इससे पहले भी जो है एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई थी, कल देर रात भी जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सभी न्यूज चैनल से भी जो है इसकी जो है सूचना जो है बिल्कुल दे दी गई है। तो बिल्कुल लोग जो है उसी रास्ते से जाएंगे जो रास्ता जो है एडवाइजरी की तरफ से जो है जारी किया गया। पाइपलाइन बिछाने का जो ये काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा 800 मिलीमीटर आईडी का यहाँ पे अमित, तो ये क्या पूरे चंडीगढ़ को कवर करेगा? जहां जहां पानी की कमी है क्या उसको भी पूरे तरीके से जल आपूर्ति की जाएगी? कौन कौन सा चंडीगढ़ का मुख्य इलाका इसमें शामिल है? बिल्कुल तकरीबन चंडीगढ़ के जो है काफी सेक्टर जो है इसमें कवर होंगे। खासकर अगर मनी माजरे वाला जो एरिया है उस एरिया की, बापूधाम एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर अक्सर जो है पानी की किल्लत जो है देखने को मिलती थी। उस एरिया में भी जो है पानी की सप्लाई जो है, ये जो पाइपलाइन है, अगर इसका कार्य पूरा हो जाता है तो उस एरिया में भी आएगी। लगभग कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में तो भी पूरी जो है पानी से जो है राहत जो आने वाले दिनों में मिलने वाली है। अगर ये पाइपलाइन का काम जो है जिसमें ही समाप्त होगा तो कह सकते हैं कि आने वाली जो गर्मी है उसमें लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती दिखाई देगी। मतलब 13 अप्रैल तक ये काम चलता रहेगा, पूरे 36 घंटे ये पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू रहेगा अमित? हाँ बिल्कुल 36 घंटे का जो है बिल्कुल समय दिया गया है। आज सुबह 10 बजे से जो है ये कार्य शुरू हो जाएगा और कल देर रात तक जो है ये कार्य चलेगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो 36 घंटे का समय है इसमें जो है ये कार्य जो है बिल्कुल पूरा करेगा। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 39 से एमईएस चंडी मंदिर तक 800 मिलीमीटर आईडीएमएस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस मेगा प्रोजेक्ट के चलते चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच सफर करने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीर बाबा दरगाह के पास चंडीगढ़ पंचकुला हाईवे की ओर जाने वाली सड़क आज सुबह 10 बजे से लेकर 13 अप्रैल रात 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगी। आगे बढ़ेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब खुद सवालों के घेरे में हैं। दरअसल उनके करीबी विधायक रीतलाल यादव पर राजधानी पटना के खगौल थाना में एक बिल्डर ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा दिया। इस मामले में रीतलाल यादव, उनके भाई, भांजे और एक सहयोगी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनके घर से करीब 10,50,000 रुपए नगद, 77,50,000 रुपए के चेक, 6 ब्लैंक चेक, 14 डीड और एग्रीमेंट पेपर, 17 चेकबुक, 5 स्टैंप, 6 पेन ड्राइव और 1 वॉकी टॉकी बरामद की गई है। साथ ही कई संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर आर्थिक अपराध इकाई की मदद भी ली जा सकती है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर अपने विधायक के खिलाफ क्या रुख अपनाते हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, ये जो तेजस्वी यादव के विधायक पर रंगदारी मांगने का जो मामला सामने आया, पहले तो विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि क्या कुछ मामला है और शिकायत में क्या लिखा गया है। जी फातिमा, बिल्कुल जो है रितलाल यादव आरजेडी के काफी बाहुबली विधायक माने जाते हैं दानापुर से। उनके खिलाफ एक बिल्डर ने शिकायत दर्ज की थी पटना के खगौल थाने में। वहां पे शिकायत में बताया गया है कि जो विधायक रितलाल यादव हैं और उनके भाई और एक भांजा और उनके एक सहयोगी के खिलाफ लिखित आवेदन दी गई थी कि ये लोग उस बिल्डर से रंगदारी की मांग करते हैं और उनके कुछ जो दस्तावेज उनके पास पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है मामला दर्ज होता है और उसके बाद मामला दर्ज होने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद वहां पुलिस भारी संख्या में विधायक के आवास में पुलिस जाती है और वहां पे छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो इस घटना की पुष्टि करते हैं। उसके बाद वहां के दानापुर के जो पुलिस अधीक्षक है, उपाधीक्षक, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बरामद हुई है और उसके बाद आगे जो है आगे केस में हम लोग जरूरत पड़ी तो आर्थिक अपराध इकाई की भी मदद यहाँ पे ले सकते हैं। जी अच्छा। तो तेजस्वी यादव की कुछ प्रतिक्रिया इस पर? नहीं फातिमा, अभी तक तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में अब सत्ता पक्ष के लोग ये तेजस्वी यादव पे कई तरह के सवाल उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी पटना में उनके बाहुबली विधायक हैं और तेजस्वी यादव के काफी करीबी विधायक माने जाते हैं, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं और उनके घर छापेमारी में कई आपत्तिजनक चीजें बरामद होती है, तो सत्ता पक्ष निश्चित तौर पे तेजस्वी पे हमलावर होगा और आने वाले समय में तेजस्वी यादव की जो बिहार कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की जो योजना थी, उसमें कहीं न कहीं से थोड़ा सा ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। जी आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है रीतलाल यादव पर, और जब पुलिस ने पूछताछ की होगी तो पूछताछ में क्या पुलिस का कोई बयान सामने आया है कि रीतलाल यादव ने क्या कुछ कबूला है, कहां से और क्यों रंगदारी मांगा गया था? तो अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया है। अभी पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और इसमें कई ऐसे अहम दस्तावेज पुलिस को हाथ लगे हैं और उन दस्तावेजों के आधार पे बिहार पुलिस जो है बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई से के साथ सहयोग लेगी और उसके बाद जो है तमाम तरह की जो जानकारियां निकल के सामने आ गई, उसके बाद जो है पुलिस जानकारी साझा करेगी। और लेकिन फिलहाल यहाँ पे तेजस्वी यादव और उनके जो विधायक है रितलाल यादव की मुश्किलें यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेजस्वी यादव के करीबी रीतलाल यादव के घर एसटीएफ की रेड पड़ी है। 6 पेन ड्राइव और 77 लाख रुपए का चेक यहाँ पर बरामद किया गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपने ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।